चलिए स्टार्ट करते हैं। SN2 में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। SN2 रिएक्शन में ही बात कर रहे हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, 7 है, 8 है, सॉल्वेंट वाला। दो एग्जाम्पल लेते हैं। इथाइल क्लोराइड, हाँ हाँ उसी में चल रहे हैं, उसी का एक एग्जाम्पल बता। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दीजिए OH माइनस से वाटर की प्रेजेंस में। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा दीजिए OH माइनस से वाटर की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH। एक रिएक्शन ये है और दूसरा रिएक्शन है इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं SH माइनस की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में SH माइनस। यहाँ पे बन जाता है CH3CH2SH, CH3CH2SH। इस केस में जो रिएक्शन नंबर B है ये फास्टर है। B रिएक्शन का रेट ज्यादा है, फास्टर देन A। रिएक्शन B ज्यादा फास्ट हो रही है, रेट ज्यादा है, और रिएक्शन A लेस फास्टर है। और आप देख रहे हैं सॉल्वेंट कौन सा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका मतलब कौन सा हो रहा होगा आपका, SN1 हो रहा होगा, है ना। और SN1 में भी SH माइनस वाले केस में ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो रहा है इन कंपैरिजन टू OH माइनस, है ना। तो इसका मतलब क्या है, SH माइनस जो होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा इन कंपैरिजन टू OH माइनस। SH माइनस जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। SH माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है इन कंपैरिजन टू OH माइनस। रेट ऑफ रिएक्शन इसके अंदर वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, तो वो तो सेम ही बन रहे हैं इसमें। तो ये SH और OH। अब इसे बताते हैं एक चीज और, एक एग्जांपल और देख लो। अब इसी सेम एग्जांपल को लिखेंगे, सॉल्वेंट चेंज करेंगे DMF। सेम एग्जांपल लिखेंगे, सॉल्वेंट को क्या करेंगे DMF। तीसरी रिएक्शन लिख लीजिए, CH3CH2Cl, यहाँ पे ले लो DMF जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, और OH माइनस से रिएक्शन करा रहे हो, प्रोडक्ट तो वही है। SH माइनस से करा रहे हैं। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार जो जिसमें आपका OH माइनस था ये वाला रिएक्शन फास्ट हो रहा है और SH वाला रिएक्शन स्लो हो रहा है। तो C रिएक्शन जो है वो आपका क्या है, फास्टर है। देन D। और दोनों रिएक्शन में पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या लिया हमने, डिफरेंस क्या माना, डिफरेंस यही लिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन एक में सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक था और दूसरे में सॉल्वेंट क्या था, DMF था, है ना। तो DMF से क्या डिफरेंस आ गया, क्या चीज, इसका मतलब अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया उस केस में तो आपका SH माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो कौन बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, OH माइनस ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है,
OH माइनस यहाँ पे क्या हो गया, बेटर न्यूक्लियो। पहले वाले में कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था, SH माइनस। ठीक है, इसके लिए एक लेक्चर का टॉपिक एक पढ़ाएंगे आपको, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसको थोड़ा सेपरेट पढ़ा देंगे, तो कौन सा बेटर है किस कंडीशन में वो आप कंपेयर कर पाओगे, है ना। उसका थोड़ा सा सेपरेट एक लेना ही पड़ेगा। ये दोनों, इन दोनों केस में तो DMF ही लिया है, पोलर एप्रोटिक एक ही सॉल्वेंट है। देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या आता है, बेसिकली डिफरेंस ये आता है कि इसमें प्रोटॉन नहीं होता है। जैसे मान लो चीज क्या होती है, जैसे मान लो हमने बोला H2O है, ये पोलर भी है और कैसा है, प्रोटिक है ना। पोलर प्रोटिक अगर सॉल्वेंट होता है तो मान लीजिए ये CH3 CH2 Cl का ये Cl माइनस एनायन है ना। इस Cl माइनस एनायन को क्या करता है, H2O का H प्लस वाला जो एंड है ये माइनस वाला एंड होगा और ये पॉजिटिव वाला एंड होगा, है ना। ये वाला जो एंड होता है ये इसको क्या करता है, कैप्चर करता है, और जिसमें हाइड्रोजन होता है ना वहां पे एसोसिएशन और तेज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेता है। इस हाइड्रोजन को अगर देखो तो इसको अट्रैक्ट तो करेगा ही, अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, डाइपोल बन जाएगा, प्लस माइनस का डाइपोल इंटरेक्शन भी होगा। और दूसरी चीज, अगर किसी में प्रोटॉन है H प्लस है तो वो एक और काम कर लेता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकता है। ये H इधर से O से जुड़ा हुआ है, इधर किससे जुड़ा हुआ है, Cl के पास है, तो Cl से क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेगा। तो जब पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो यहाँ पे दो केस आते हैं, एक तो डाइपोल इंटरेक्शन भी बढ़ता है और दूसरा क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। इसलिए एनायन का सॉल्वेशन अच्छा होता है, एनायन को डिसॉल्व अच्छा कर लिया जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग कई दो तरीके की हो गई है ना, दो चीजें देखने को मिल रही है अपने को। तो एनायन का सॉल्वेशन जो होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। और ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब लेते हैं तो उस इन केसेस में ज्यादातर ऐसा होता है कि जो सॉल्वेंट है वही एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। मान लो हमने वाटर के 100 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, और हम क्या करा रहे हैं, SN1 करा देख रहे हैं, पोलर प्रोटिक वाली चीज देख रहे हैं। तो 100 मॉलिक्यूल लिए, अब मान लो कि आपके 100 में से 20 या 25 मॉलिक्यूल एनायन को इस तरीके से बाउंड करने में लग जाते हैं, तो अब 75 मॉलिक्यूल्स ही वाटर के बचेंगे जो OH माइनस देंगे। OH माइनस ही उसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन होगी। दूसरी जगह पे क्या होता है, अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस तरीके के सॉल्वेशन का कोई चक्कर नहीं है वहां पे, इस तरीके का सॉल्वेशन नहीं है वहां पे, एक स्पेशल पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सॉल्वेशन नहीं करना है एनायन को, क्योंकि एनायन को सॉल्वेशन करने का पर्पस यही है कि एनायन को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, वो कार्बोकेटायन से फिर से अटैच ना हो। लेकिन हम लोग SN2 में क्या देख रहे थे कि एक तरफ से एनायन निकल रहा था और दूसरी तरफ से क्या हो रहा था, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा था, तो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। वहां पे प्रोटॉन का कोई काम नहीं, प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। तो प्रोटॉन का अगर कोई रोल नहीं है तो जो न्यूक्लियोफाइल है उससे अटैच होके प्रोटॉन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को कम नहीं करेगा। यहाँ पे H2O हमने लिया तो कुछ H2O यूज हो रहा था कहाँ पे, सॉल्वेट करने में, और कुछ रिएक्शन के लिए बचेगा।
लेकिन जब दूसरा केस हम लोग लेंगे जिसमें एप्रोटिक ले लेंगे तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल लोगे वो पूरा पूरा जो सब्सटेंस ले रहे हो आप वो पूरा पूरा कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करेगा। तो वहां न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और जहां पे भी न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है उस जगह पे SN2 होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आपको सिखाया मैंने क्या, SN2 कैसी रिएक्शन है, SN2 में मैंने आपको सिखाया था कि RX के ऊपर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है SN2। और मेजर वे में RX के ऊपर तो करता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेजर वे में किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर करता है। तो अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा, है ना, तो उस फैक्टर की वजह से क्या होगा, SN2 होने के चांसेस ज्यादा होंगे उस केस में। तो जहां न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन, कहने का मतलब ये कि अगर सॉल्वेंट में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को भी कुछ अटैच करा लेगा। अगर आपने एडिशनल न्यूक्लियोफाइल लिया है तो उसको भी अटैच करा लेगा, और अगर अटैच करा लेगा तो कुछ उससे बाउंड हो जाएगा, है ना। ऐसे मान लो H2O है और हमने लगाया SH माइनस, H2O और SH माइनस लगाया, और H2O है और OH माइनस लगाया। अब मान लो H2O का जो H प्लस है उसका एसोसिएशन OH माइनस से ज्यादा होता है, अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू SH माइनस। तो क्या होगा, फिर OH माइनस को वो कैप्चर कर लेगा तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो कोई फैक्टर जो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देगा तो वो SN2 नहीं होने देगा, क्या करवाएगा, SN1 करवाएगा, है ना। और अगर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी किसी केस में तो वो किस केस में ज्यादा होती है, एप्रोटिक के केस में ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी हुई मिलेगी। तो आपको एप्रोटिक के केस में ये क्या कैसे काम करने लगेगा, आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल की देखो, एक होता है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो और एक होता है अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी हो और उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करने लगेगा। तो ये दो फैक्टर हैं, लेकिन फिर भी एक बार अलग से वो चेक करवाएंगे तभी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अगला फैक्टर, अगला पॉइंट लिख लो, इन SN2, पॉइंट नंबर 12 है ना, इन SN2 विनाइल क्लोराइड एंड एराइल हैलाइड ये SN2 नहीं देंगे। इन जनरली ये रिएक्शन नहीं देते हैं। विनाइल क्लोराइड एंड एराइल हैलाइड क्या होंगे, ये वाली रिएक्शन नहीं देंगे। रीजन क्या है, रीजन लिख लीजिए। इन दीज केसेस transition state, in these cases transition state is less stable। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। कैसे, ध्यान से देखो, CH2CHCl ये है, इसके ऊपर मान लो OH माइनस आता है DMF की प्रेजेंस में, तो SN2 होना चाहिए। OH माइनस को आकर के इस पे अटैच होना है, कैसे अटैच होगा, एक तरफ से मान लो Cl निकल रहा है ना, और एक तरफ से क्या होगा, OH माइनस अटैच होगा, तो OH इस पे अटैच होगा या इस पे होगा, बोलो जल्दी। सही लिखा है मैंने, सही लिखा है, इधर से OH माइनस अटैच हो रहा है। अब ध्यान से देखो, ये तो Cl माइनस है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक।
इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव आने लगेगा, इस पे नेगेटिव है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आने लगेगा, है ना। तो एक तरीके से अगर देखो तो यहाँ पे इस Cl के बगल में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाने लगे? धीरे धीरे इधर जाने लगे। अगर इधर जाने लगेगा, ये TS है इसकी, अगर इधर जाने लगेगा तो सिचुएशन क्या बनेगी? देखो यहाँ का डबल बॉन्ड उठ के कहाँ पे जा रहा है? इधर जा रहा है। अब कहीं पे सिंगल बॉन्ड को आपको तोड़ना है और आप देख रहे हो एक एडिशनल कंडीशन बन रही है कि डबल बॉन्ड भी बन सकता है, तो बॉन्ड तो और बनने लगे। हम क्या करना चाहते हैं? Cl को हटाना चाहते हैं, OH को जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, यहाँ पे ही डबल बॉन्ड है, तो अगर एडजेसेंट में पाई बॉन्ड होता है, बिल्कुल एडजेसेंट में पाई बॉन्ड है, जिस कार्बन पे से Cl हटाना है उसी कार्बन पे अगर पाई बॉन्ड है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकते हैं, डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको Cl को हटाना है, एक और बॉन्ड बनने की सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो ये रिएक्शन SN2 नहीं हो पाएगा। क्लियर है पॉइंट? एराइल हैलाइड का भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर से, ये बना लो। क्या क्या? हाँ, इधर अगर शिफ्ट होगा, इधर अगर शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट करते हो तो OH किससे जुड़ेगा? फिर डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये O जो है ये क्या है, और इधर Cl देखो तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl। तो इस तरफ होने के चांसेस, शिफ्टिंग तो दोनों तरफ दिखा सकते हैं। तो वही तो बात है, अल्टीमेट गोल है अपना कि उसको तोड़ें और OH को अटैच कराएं। लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही कि नया बॉन्ड भी बनता हुआ दिख रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस का यहाँ पे हमें फायदा नहीं मिल रहा है। SN2 के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा? SN2 या SN1 जो भी करा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में हमें क्या मिलेगा? नुकसान होगा ना। Cl- को निकालना चाहते हैं, वो निकल ही नहीं रहा है, तो ये दिक्कत है। एराइल हैलाइड के केस में भी देखते हैं ऐसी सिचुएशन दिखेगी। ये बन गया। TS स्टेबल नहीं है, TS जो है एराइल हैलाइड का मतलब है बेंजीन रिंग के जस्ट ऊपर हेलोजन लगा दीजिए, बेंजीन रिंग के ऊपर जस्ट हेलोजन लगा दीजिए, ठीक। अब इस पे अटैक करने आया मान लो OH माइनस DMF की प्रेजेंस में, दूसरा सॉल्वेंट ले लें, बार बार लिखेंगे तो आपको भी नाम याद होगा, DMF DMSO, मान लो DMSO की प्रेजेंस में, तो क्या होना है? यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे Cl है ना, इसके एडजेसेंट वाले पे क्या अटैच होगा? अगर देखें तो OH को अटैच होना, ठीक है। TS बनेगी तो इस तरीके से ही कुछ बनेगी, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस पे बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इधर से इधर शिफ्ट हो सकते हैं, तो फिर से वही सिचुएशन दिखाई दे रही। थोड़ा बहुत रिपल्शन तो होगा ही, तो रिपल्शन हो जाएगा तो ओरिजिनल कंपाउंड ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या ही बात कर रहे हैं। वही तो हो रहा है, यहाँ से शिफ्ट होगा तो टूटेगा ही, दूसरा नहीं टूटेगा, इतनी शिफ्टिंग नहीं होगी, एक की बात करें।
ठीक है, तो वहां पे हमने वहां पे ये इस सिचुएशन में क्या था, SN1 हो रहा था, विनाइल और एराइल का वहां लिखाया था SN1 में, नहीं हो रहा था वहां पे भी, यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है, यानी ओवरऑल में अगर देखो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं हो पाएगा, है ना। Cl के केस में वो भी सिखाया था कि आपको एक एग्जांपल बोर्ड वाला क्वेश्चन भी बताया था कि अगर Cl हटा के OH लगना हो, फिनॉल बनना हो तो डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगाना पड़ता है, क्योंकि CCl बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 12 नंबर पॉइंट हो गया ना, 13 पे आ जाएगा। बेंजाइलिक एंड एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक halide gives SN2 reaction because transition state is stable. Benzylic and allylic, देखो ऑर्गेनिक में जितना मॉलिक्यूल बनाएंगे, जितना बॉन्ड वगैरह को चेंज करके सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, वो मुझे समझ आ रहा है कि बिल्कुल नई सी चीज है, बॉन्ड की शिफ्टिंग भी बता रहे हैं, उसी में SN1 भी बता रहे हैं, उसी में SN2 भी बता रहे हैं, एक साथ आपको कई कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, है ना। तो वो मुझे समझ आ रहा है कि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो वो डिफिकल्ट ही रह जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए। बेंजाइलिक और एलाइलिक में TS क्या बनती है, स्टेबल बनती है, इसलिए SN2 क्या होगा, हो सकता है आराम से। अब देखिए इसमें TS कैसे बनेगी, बेंजाइलिक बोलते हैं इस कार्बन को, इस पे अगर हेलोजन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, TS बनाओ, इस पे तो Cl अटैच है, इससे Cl हटेगा, और एडजेसेंट कार्बन पे क्या होगा, एडजेसेंट पे क्या होगा, ये कार्बन ये वाला हो गया, इस कार्बन से कौन अटैच होगा, OH माइनस अटैच होगा। अब यहाँ पे सोचो कि क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है या खराब है, यहाँ पे इसी पे अटैच करा दो, इस पे ना कराओ, एडजेसेंट पे क्यों कराना है, इसी पे कराओ, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये वाले ग्रुप बड़े ग्रुप की वजह से कह रहे हो, नहीं, इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं अगर SN2 हो रहा है तो SN2 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पिछला जो केस था उसमें हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, दिक्कत है। यहाँ पे देखो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो स्टेबल है या नहीं है। अब जैसे मैंने सिखाया वैसे देखो कि बॉन्ड वगैरह कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं चेंज हो रहा, कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे। नहीं, इसी पे अटैच हो जाएगा, एडजेसेंट पे करोगे तो पुरानी वाली सिचुएशन बन जाएगी ना, उस वही डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे बगल में पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा।
कैसे स्टेबल है बताओ ना, वही तो पूछना चाह रही। इस पे प्लस डेल्टा चार्ज होगा, ऋषिका बोल रही है। ठीक है, ये देखो एक सिचुएशन ये भी होगी, ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में। जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर वाले क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे। अगर इधर मूव करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, देखो ध्यान से। यहाँ पे भी कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के चांस है। और इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, है ना। तो इसका धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म होगा, कम होगा। ठीक, तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, अगर एक तरीके से देखो तो पाई बॉन्ड इधर जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये Cl माइनस है, ये नेगेटिव चार्ज है ना। तो पॉजिटिव पाई बॉन्ड, और फिर या इधर से देखो लोन पेयर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फैक्टर तो खैर वहां भी देखने को मिल रहा था अपने को, इस कार्बन पे भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पे एडिशनल में क्या है, ये वाला लोन पेयर कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में। अब पूरी रिंग पे रेजोनेंस हो जाएगा, इधर से ये जाएगा तो फिर इधर से जाएगा तो पूरी रिंग पे रेजोनेंस जाएगा। तो यानी कि ये वाली टीएस क्या बन गई आपकी, स्टेबल बन गई। इसमें सपोर्ट किसका मिला, बेंजीन रिंग की रेजोनेंस का। बेंजीन रिंग पे क्या होने लगी, रेजोनेंस। हाँ, इसमें पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, हमने नेगेटिव कर दिया था। इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब एलाइल हेलाइड बनाओ और चार्ज दिखाओ, टीएस बनाओ। देखो एलाइल में कोई फायदा मिल रहा है क्या, बेंजाइलिक और एलाइलिक देते हैं तो एलाइल में देखो कोई फायदा मिल रहा है अपने को, एलाइल बना के। एलाइल हेलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, एलाइल बना के देखिए। एलाइल में कोई फायदा है, कुछ रेजोनेंस वगैरह है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Br है। इसी पे OH माइनस अटैच करा दिया। इस पे पॉजिटिव, बगल वाले कार्बन पे जस्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पाई बॉन्ड को क्या कराएगा, इधर लाने की कोशिश करेगा। इस पाई बॉन्ड को पूरा ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे दिखाएंगे, यहां से जाता हुआ और यहाँ पे जैसे ही 5 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, टीएस कैसी बन रही थी, पेंटावेलेंट बनेगी ना। देखो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं,
इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इस पे डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है धीरे धीरे, टीएस सिखा रहा है ना, तो टीएस में पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा। इस पे डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, इस पे डबल बॉन्ड बन रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 और ये 5, तो पेंटा हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो पेंटावेलेंट टीएस बन गई ना। जैसे ही पेंटावेलेंट टीएस बनेगी तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो लिविंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, बोलेगा भाई 5 5 लगे हुए, अब चलो निकल लो। तो यहाँ से क्या होगा, ये निकल, OH जुड़ा रह जाएगा और ये निकल जाएगा। हाँ बोलो। इसके अंदर जो करवाया था विनाइल क्लोराइड, इसके अंदर आपने इस वाले कार्बन पे अटैच करवाया, बाकी फिर मैं आप उसी कार्बन पे अटैच करवा रही हूँ, उसको Cl निकल। यहाँ पे देखो आप, Cl Br निकल रहा है, लेकिन अपन ने विनाइल क्लोराइड और एथाइल के अंदर उसमें लगाया है उसके एडजेसेंट कार्बन पे लगाया है। अच्छा एक Br से एक बॉन्ड OH से, 2 बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं 4, और एक क्या हो गया आपका H अटैच है 5 हो गई। C पे एक H भी तो अटैच है सिंगल बॉन्ड से। अच्छा आप कह रहे हो कि फिर उसी पे अटैच कराओ ना, इस केस में क्यों अलग पे, आपने विनाइल में अलग पे क्यों अटैच कराया, दूसरे पे क्यों ले जा रहे हो? देखिए ये था अपना, है ना। इस पे हमने किस पे अटैच करा दिया था, इधर वाले पे। अगर इसी पे अटैच कराओ सपोज, तो क्या सिचुएशन बनेगी, अगर इसी पे करा दे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, तो पेंटावेलेंट ये भी बन रही है ना, बन तो रही है पेंटावेलेंट, लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन मिल रही है, अगर इसी पे अटैच कराते हैं, इसी पे कराते हैं, यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड इधर जाता है सपोज, क्यों जा रहा है डबल बॉन्ड, ये देखो, इससे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव। अगर सपोज ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता है, इस Br वाले पे अगर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे क्या चीज बन जाएगी आपकी, ये सिंगल, ये डॉट 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 खत्म होता बॉन्ड, ये CH, ये Br, ये डॉट 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 बनता हुआ बॉन्ड, है ना, और यहाँ पे क्या अटैच है, मान लो OH अटैच है, ठीक है। तो ये भी TS कैसी बनी आपकी, पेंटावेलेंट बनी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि जो Br है ना, इसमें डबल बॉन्ड डेवलप हो जा रहा है। इस केस में Br में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, इसमें Br पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था, इसमें क्या बन रहा था, यहाँ पे CH के बीच में डबल, इस पे आ रहा था। तो इस पे आने पे, एडजेसेंट में आने में तो फायदा है, पर अगर इस पे डबल बॉन्ड आएगा तो नुकसान है, क्योंकि जैसे ही एक बॉन्ड है अब 2 बॉन्ड बन जाएंगे तो दिक्कत है। तो ये वाले को करेक्शन मान लीजिए, विनाइल वाले को उसी पे अटैच कराओ, दूसरे पे ना कराओ। किस पे, तो वो तो आएगा ही थोड़ा, तो रेजोनेंस में शिफ्टिंग तो होती है। रेजोनेंस में हम ये थोड़ी कहते हैं कि वो बॉन्ड अगर बन गया तो दोबारा शिफ्टिंग नहीं हो सकती। हाँ 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 टूट सकता है, क्यों नहीं टूट सकता है। देखो देखो सुनो 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 सुनो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर Br पे आप पॉसिबिलिटी दिखाते हो सिंगल बॉन्ड की, है ना, Br पे आप दिखाते हो टूटता हुआ बॉन्ड, तब तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, इस सब्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी बात है ना।
लेकिन अगर आप ये दिखाते हो कि Br पे कहीं पे बॉन्ड है और उस जगह पे नया बॉन्ड भी बन रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी बात नहीं है। बस हम फैक्टर पे बात कर रहे हैं कि कौन सा फैक्टर पॉजिटिव है और कौन सा फैक्टर नेगेटिव है। इस केस में अगर देखो, एलाइल में अगर ध्यान से देखो, तो एलाइल में यहां से हमने शिफ्टिंग करी, इस पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए बगल का लोन पेयर, ये जो पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये शिफ्टिंग होगा। तो इससे हमको फायदा क्या मिला कि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। इस ट्रांजिशन स्टेट का क्या मिला, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, अपने को टीएस स्टेबल होगी। दूसरी चीज, अपने को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखना है, तो इस Br माइनस पे डबल बॉन्ड नहीं बनाना है अपने को। Br माइनस पे अगर डबल बॉन्ड बनाओगे तो वो फैक्टर कैसे जाएगा, माइनस फैक्टर की तरह काम करेगा। और अगर उसके बगल में रेजोनेंस हो रहा है तो ये स्टेबलाइज हो रही है, तो स्टेबलाइजेशन तो पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन अगर किसी तरीके से Br माइनस पे आप क्या बना रहे हो, डबल बॉन्ड बना रहे हो, तो वो कैसे काम करेगा, नेगेटिव। तो विनाइल के केस में यही नेगेटिव हो जा रहा है फैक्टर, रेजोनेंस वाला, और यहाँ पे रेजोनेंस हमारे को क्या कर रहा है, पॉजिटिव। ठीक है। हाँ हाँ, OH की जगह अगर फ्लोराइड होता तो फ्लोराइड भी, इस फ्लोराइड को भी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी फ्लोराइड की कम है, Br की ज्यादा है ना। और इनकमिंग, क्योंकि बाहर से तो OH माइनस की जगह ही तो F माइनस आ रहा है, तो उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। नहीं तो फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड उसकी तरफ शिफ्ट होगा ना, Br की तरफ सोचना शिफ्ट होगा, फिर स्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल चेंज करके स्टेबल हो कह सकते हैं हाँ, नहीं 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 नहीं, इतना वेरिएशन नहीं सोचना, इतना वेरिएशन नहीं सोचेंगे। आपने कहा, आपने ये वाली बात कही कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेके आ जाएं, F माइनस को लेके आ जाएं, है ना, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, हाँ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनली अटैच है, ओरिजिनल जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ओरिजिनली अटैच है, तो ये काम तो न्यूक्लियोफाइल उसी, सोचना तो आपको उसी तरीके से, ऐसे नहीं कि फिर इन दोनों में कंपेयर करने लगो। बॉन्ड करेगा ना, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट करेगा तो ब्रोमीन तो निकल। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि अगर फ्लोरीन को आपने अटैच करा दिया तो फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज्यादा तेजी से खींचेगा, है ना, तो अपनी स्टेज ये बनेगी, ये कहना चाह रहे हो आप, ये कहना चाह, इस पे Br अटैच है और इसी पे क्या कह रहे हो, अब आकर के कौन अटैच होगा, फ्लोरीन आके अटैच होगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी पॉजिटिव। हाँ, तो आप क्या कह रहे हो कि अब ये इसको खींचेगा, ऐसा कह रहे हो आप। तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को टूटने की डिफिकल्टी होगी, है ना, तो ये फिर अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप बोलोगे, ऐसी अगर सिचुएशन है तो आप बोल दोगे कि ये इस सिचुएशन में इसका बनना फेवरेबल है और इसका बनना क्या है, Br आराम से निकलेगा, ऐसा कह रहे हो ना। इस फैक्टर को एक बार देखने दो, कुछ चीजें ऐसी है, ये बात तो लॉजिकल आपकी सही हो रही है कि F माइनस अगर आके अटैच हो रहा है तो F माइनस अटैचमेंट बना लेगा और Br माइनस को क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, लॉजिकल बात तो सही हो रही है। लेकिन एक बार के लिए थोड़ा सा इस फैक्टर को एक्सपेरिमेंटली भी मुझे देख लेने दो, तभी मैं नेक्स्ट क्लास में देखती हूँ, फिर तब बताऊं, क्योंकि अगर ऐसे नहीं तो फिर नहीं। हाँ
SN1 जो होता है हम्म उसकी जो रेट होती है हम्म अपनी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। हम्म कहाँ? इस वाले का अच्छा, इसमें हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगाया है, तो हमने बोला किस पे? एसएच के ऊपर। इसको समझाने दो, इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी से समझाएंगे। सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको छोड़ दो, इस फैक्टर को अभी के लिए छोड़ो। जब तक न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस नहीं आएगा तब तक ये फैक्टर नहीं आएगा आपको, ठीक है? पर ये दोनों पॉइंट को नोट करके रखो, अरेंज नोट करो अलग से कि आपको एक तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है और दूसरा क्या बताना है? एफ और बी आर करके लिख लो, F/BR, कि अगर F माइनस आएगा तो क्या फैक्टर काम करेगा। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं बताएंगे ना तो ऐसे डाउट आएंगे। नहीं इतना खराब नहीं है, चलो। अब लिखो रेट ऑफ SN2 के लिए कुछ स्पेशल केसेस लिख लो। हाँ 14 पॉइंट इसमें कुछ है। SN2 में कुछ अलग फैक्टर लिख लो थोड़े से। pH, CO, CH2X, एक ये सबस्ट्रेट है pH, CO, CH2X। एक दूसरा सबस्ट्रेट है CH3O, CH2X। जो हेट्रोएटम वाला केस है ना, ये आ गया यहाँ पे। और फिर आ जाएगा आपका CH2X। SN2 का रेट बता रहे हैं ये। और फिर एलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। और लास्ट में है आपका सिंपल वाला। फर्स्ट नंबर पे देखो कौन आ रहा है। इसमें अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट नंबर पे ये कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है। हेलोजन जिससे अटैच है उससे कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल। यानी कि अगर अल्फा कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप आएगा तो ये क्या करेगा? टीएस को स्टेबल कर देगा। टीएस को क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। अब ये सेम ऐसी वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो। यहाँ अल्फा है और अल्फा के बगल में जो कार्बन है उस पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है ना? तो ये भी स्टेबल कर रहा था, एलाइल वाला भी स्टेबल कर रहा था, और जो कार्बोनिल वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल करता है। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगा है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचता है। कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसलिए टीएस इसके केस में सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगी। दूसरी कौन सी सिचुएशन है जो SN1 में हमने देखी थी? हेट्रोएटम वाली। जस्ट बगल में कौन है? हेट्रोएटम है। तीसरी कौन सी सिचुएशन है आपकी? बेंजाइल वाली है इस पे। और चौथी कौन सी सिचुएशन है? एलाइल। और लास्ट में कौन सा है? सिंपल वाला। यानी अल्फा कार्बन पे अगर कार्बोनिल लगाओगे तो सबसे ज्यादा टीएस को स्टेबल करेगा। उसके बाद कौन स्टेबल कर रहा है? हेट्रोएटम। स्टेबल सब बना रहे हैं। फिर कौन सा है? बेंजाइलिक। फिर कौन सा है? एलाइलिक। और फिर लास्ट में कौन सा आएगा? सिंपल। ठीक है,
तो इस फैक्टर में इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि जो कार्बोनिल है वो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, टीएस को स्टेबल। फिर हेट्रोएटम, हेट्रोएटम ऑक्सीजन आ गया। फिर क्या आ गया आपका, बेंजाइलिक। फिर बेंजाइलिक के बाद भी कौन किसकी डिग्री आ रही है, एलाइलिक। और लास्ट में सिंपल वाला, है ना। और विनाइल एराइल क्यों नहीं आया इसमें, क्योंकि विनाइल एराइल में तो दिक्कत थी पहले से ही, उसी कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन खींचे जाने थे। तो आई थिंक SN2 के सारे फैक्टर अब जो ये पहला है इसमें टीएस बना के देखो, ये वाले में टीएस बनाओ कि इसमें कैसी बन रही है, क्या कोई फायदा मिल रहा है, नुकसान हो रहा है। बनाओ फर्स्ट केस में बेंजीन रिंग बनाओ, फिर बेंजीन रिंग के बगल में C डबल बॉन्ड O, CH2, C पे ही अटैच करो, CH2 वाले OH अटैच करो। फर्स्ट वाले में टीएस बना के देखो, रेजोनेंस वगैरह हो रहा है क्या, दिखा रहे हैं जब इतना फायदा है तो फिर क्या कैसे हो रहा है, टीएस कैसी बन रही है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज, हाँ नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव। ये बॉन्ड जाता है ना, ये खींचता है तो जाता है, ये ऊपर ले जाना है, आप नीचे क्यों ला रहे हो, ये खींचता है इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। हाँ उसी पे ये वाला एग्जांपल ले रहे हो ना, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पे X, और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, कोई और न्यूक्लियोफाइल लगाना चाह रहे हैं। अब इसको देखो, इस बॉन्ड में क्या फायदा क्या नुकसान है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इस पे नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल तो इधर से अटैच हो रहा है, और ये अब क्या चांसेस होंगे, इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बगल वाले से इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा। तो अगर जिसको निकालना है उससे पुल कराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, अगर ये इधर आएगा तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनने के चांसेस, और ये तो इसको तो टूटना ही है, यहाँ डबल बॉन्ड आने लगेगा, तो आप ऐसा भी कह सकते हो। ये पेंटावेलेंट तो है ही, दो ज्यादा ही हो गई, हेक्सावेलेंट हो जाएगी, हेक्स को निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज हेक्सावेलेंट बनने लगेगी ना, हाइड्रोजन 1 2 3 4 वही ना। बेंजीन से ले लो, हम्म बेंजीन से ले लो, बेंजीन से बदल सकते हैं, बेंजीन में रेजोनेंस, बेंजीन से भी होगा रेजोनेंस, उसी पे कर लेते बेंजीन से भी रेजोनेंस होगा, लेकिन एडजेसेंट में ऑक्सीजन वाला ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है इलेक्ट्रॉन खींचने में, फटाफट से खींचता है। इधर से भी होता है रेजो, इधर से भी होगा, ये खींच रहा है ना तो इधर से भी रेजो होता है। हाँ ये 6 वैलेंट, इसकी वैलेंसी में कुछ चक्कर आ रहा है, ये 6 वैलेंट एक्स हटेगा तभी अटैच होगा, 6 वैलेंट बन जा रही है। और SN2 में कौन सी बनानी है, पेंटावेलेंट ही बनानी है, हेक्सा नहीं।
अब देखो इसमें हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन ये हो कि एक तो इधर इस तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, टीएस इसलिए स्टेबलाइज हो रही है, और एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं इसको जो है रेजोनेंस किधर से मिलेगा, बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पे डबल फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो बेंजीन रिंग वाला और एक कौन सा काम कर रहा है, इधर वाला हेलोजन वाला। तो इसलिए शायद इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये फैक्टर। यहाँ पे केवल और केवल क्या है, यही काम कर रहा है हेटेरो एटम। यहाँ पे केवल एक और केवल यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में। उस केस में क्या है, ऑक्सीजन का भी फैक्टर काम कर रहा है और इस बेंजीन रिंग का भी फैक्टर काम कर रहा है, इसलिए टोटल में मिला के वहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हाँ, कौन से लोन पे, उससे कोई लोन पेयर से कोई लेना नहीं, लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वैलेंसी क्रॉस हो रही है, देखते हैं कैसे करना। एक्स वाला बॉन्ड तो निकलेगा, लेकिन निकलने के बाद भी आप ट्रांजिशन में थोड़ी निकाल देते हो, ट्रांजिशन में तो लगा ही रहता है ना। ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलेंट होनी चाहिए और ट्रांजिशन में तो आप लगाए ही रहते हो ना। ये अपना सी डबल बॉन्ड हो, आप ये कह रहे हो, ये है, इस पे हेलोजन लगाया और इसी पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, OH लगा रहे हैं। अभी तक TS कैसी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5, अभी तक कैसी दिख रही है, पेंटावेलेंट। यहां तक तो पेंटावेलेंट है, ठीक। अब अगर हम लोग इसमें दिखाते हैं कि X माइनस को हटाना है, इसको हटाना है, तो हम ऐसे इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, है ना, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ने में ये फैक्टर काम कर रहा है, तो ये यहां से क्या करना पड़ेगा, अपने को हटाना ही पड़ेगा, है ना। मतलब जो TS अगर हम दिखाएंगे तो TS हम यही दिखाएंगे, 2 3 4 5 वाली यही दिखाएंगे, TS में ये फिगर नहीं दिखाओगे। अब आप ये दिखाना चाहते हो कि यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव ऑक्सीजन था तो इसने खींचा, इसलिए यहाँ का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ये X माइनस हटेगा, ये हटेगा तो यहाँ पे ये इजिली OH माइनस जुड़ेगा। यानी कि आपको 6 कभी ना दिखा देना, नहीं तो इसमें जेई में तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, अगर कहीं किसी में हेक्सावेलेंट दिखा दी TS तो एग्जामिनर क्या करेगा, काट के 0। TS जब दिखाओ, TS का फिगर दिखाओ तो क्या दिखाओ, पेंटावेलेंट ही दिखानी है आपने को कंपल्सरीली। और आप ये बाद में दिखा सकते हो अगले फैक्टर में कि यहाँ का बॉन्ड टूटने में ये फैक्टर काम कर रहा। हाँ, ट्रांजिशन में इसका फैक्टर मत दिखाओ, ये दिखाओ, जो मैंने पहले बनाई है बस उतना ही दिखाओ, क्योंकि रिपोर्टेड तो पेंटावेलेंट ही है। ये फैक्टर एडिशनल इस बॉन्ड को तोड़ने में काम आ रहा, बस। हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, उस वाले फैक्टर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना कि ऑक्सीजन। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर देखो, एक बात समझो, एक बात समझो, जैसे देखो, ये बेंजीन रिंग है, ये इस पे हेलोजन लगा हुआ है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक। लोन पेयर अगर इधर आते हैं आपके, तो इसको हम बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, मीसोमेरिक इफेक्ट, ठीक। लेकिन अगर ये कार्बन है और ये हेलोजन है, तो हेलोजन जो है इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी तरफ, और अगर हेलोजन
इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसको हम माइनस आई इफेक्ट भी कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। अब अगर यही केस ले लेते हो तुम NO2 का, किसका केस ले लो, NO2 का, तो NO2 के केस में क्या है, कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट लगता है, और क्योंकि नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचता भी है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है और माइनस एम इफेक्ट भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि NO2 वाले केस में माइनस एम को प्रायोरिटी मिलती है, माइनस आई है, लेकिन जो चीज कम है उसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। और कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो हमें किससे पता लगते हैं, एक्सपेरिमेंटल पता लगते हैं। यहाँ पे हेलोजन में भी अगर देखो तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन अगर दे तो प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे, लोन पेयर अगर देता है तो कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, प्लस एम। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो है वो क्या है, डोमिनेटिंग है। तो ये भी हमें किस फैक्टर से पता लगा, एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा काम कर रहा है, किस हिसाब से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म में भी यही प्रोसेस है कि रिएक्शन पहले हो जाता है, मैकेनिज्म जैसी वैसे अगर बोले तो मैकेनिज्म जैसी वैसी कोई चीज है नहीं। मैकेनिज्म कैसे सोचा जाता है, देखो साइंटिस्ट कैसे सोचता है, ए से बन गया बी और ए से बन गया सी, इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस के अगर हम बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट में ये बन रहा है 90% और एक्सपेरिमेंट में ये बन रहा है 10%, तो साइंटिस्ट सोचेगा इसके साथ जो फैक्टर काम कर रहे हैं वो जरूर इसके लिए क्या कैसे काम कर रहे होंगे, नेगेटिव काम कर रहे होंगे, और इसके बनने में जो फैक्टर काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे होंगे, जरूर पॉजिटिव काम कर रहे होंगे। तो पहले रिएक्शन हो गई, ए से बी बन गया या ए से सी बन गया, अगर ए से सी वाले का परसेंटेज ज्यादा है तो फिर साइंटिस्ट उसी हिसाब से उसका क्या सोचता है, मैकेनिज्म। तो रिएक्शन पहले हुए हैं और मैकेनिज्म बाद में सोची गई है, ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म की बेस पे प्रोडक्ट बनाया गया है, पहले तो एक्सपेरिमेंट में प्रोडक्ट बन गया, सेम सिचुएशन में 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट अलग अलग बन गए, तो फिर तीनों के बारे में सोचेंगे। अगर सेम सिचुएशन में एक कोई प्रोडक्ट 90% बन गया और एक कोई प्रोडक्ट 1-2% दिखाई दे रहा है, तो 90% वाले के बारे में सोचेंगे, ये वाले को क्या करेंगे, आउट कर देंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें इसलिए ऐसी हो रही है क्योंकि मैकेनिज्म में बेसिकली यही चीज है कि पहले रिएक्शन हो जाता है, फिर उसका सपोर्ट में आंसर ढूंढा जाता है कि क्या है, कैसे हुआ होगा, ठीक है। चलो हाँ, ट्रांजिशन में पेंटा ही दिखा, हाँ किसी में अगर पेंटावेलेंट है उस फैक्टर को हम दिखा नहीं रहे ना, टीएस बनाते वक्त उस फैक्टर को मत दिखाओ, लास्ट में बताओ कि ये जो ऑक्सीजन वाला फैक्टर है ये आपका एक्स को निकलने में हेल्प कर रहा है। टीएस बनाने का तो मतलब ये है कि एक बॉन्ड, टीएस उसी को बोलते हैं जिस स्टेज में एक बॉन्ड बन रहा हो और एक बॉन्ड टूट रहा हो, एक नया बॉन्ड बन रहा हो, पूरा बना नहीं हो, और एक बॉन्ड पूरा टूटा नहीं हो, उसको बोलते हैं टीएस। टीएस दिखाते हैं कहीं पे भी तो यही कॉन्सेप्ट चलता है, तो टीएस दिखाते वक्त केवल ये दिखाएंगे। अब इसका फैक्टर एक्स को निकलने में एडिशनल है, बेंजीन रिंग इसको रेजोनेंस करने में स्टेबलाइज कर रहा है, ये बताएंगे, इसको अलग से बताएंगे, है ना। हेक्सा नहीं बनाएंगे, वो तो बनाना ही नहीं है, जो रिपोर्टेड नहीं है वो बनाना नहीं है, मैंने आपको बताया ना जो रिपोर्टेड है वही बनाना है, इसलिए बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ रही है, आपको पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, बोलिए क्या बोला इशिका ने,
हाँ, एलिमिनेशन। चलो जल्दी करो तुम। चलो एलिमिनेशन पे आ जाओ। चलो एक बार सुनो, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी भी सिखा दे, उसके बाद थोड़ा सा पहले तो इनका वो बी आर और एफ वाला भी क्लियर करना पड़ेगा उसी से। चलो एलिमिनेशन का मतलब तो जानते ही हैं सब लोग, नहीं जानते? अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, 1,3 एलिमिनेशन, पढ़ेंगे हम लोग ये वाला मेनली, बीटा, और 1,4 एलिमिनेशन। चलो अल्फा एलिमिनेशन देखो कब बोलते हैं, जब एक ही एटम से दोनों ग्रुप निकल रहे हो। जैसे मान लो ये एक कार्बन है, इस पे X कोई अटैच है और इस पे मान लो कोई Y अटैच है ना? अब आपको एक ही एटम से आपने X को भी निकाल दिया और Y को भी निकाल दिया। सेम एटम से अगर निकाल दोगे तो क्या बोल दोगे? अल्फा एलिमिनेशन। सेम एटम पे एलिमिनेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे? अल्फा। बीटा कब बोलेंगे देखो? दो एडजेसेंट एटम पे हटाएंगे तो क्या बोलोगे? बीटा। टू एडजेसेंट एटम से अगर हटाएंगे तो कौन सा एलिमिनेशन बोलेंगे? तो क्या बोल दोगे? बीटा। दो एडजेसेंट से हटा दो तो क्या बोलोगे? बीटा। 1,3 में क्या करें? एक एटम पे इधर X है और इस पे Y है। 1,3 मतलब एक बीच में कोई और एटम है, आप एक एटम को छोड़ के दो ग्रुप को हटा रहे हो, इनको हटा रहे हो। तो बीच में एक इंटरमीडिएट होगा तो इसको 1 पोजीशन बोल दो, इसको क्या बोल दो? 3। पहली और तीसरी से हटा रहे हैं। और अगर बीच में दो आ गए तो कौन सा एलिमिनेशन बोल देंगे? 1,4। और हम लोगों को पढ़ना कौन सा है मेजर वे में? बीटा। बीटा के ही केसेस देखने हैं इस चैप्टर। सेम एटम पे तो अल्फा एलिमिनेशन, एडजेसेंट पे तो बीटा, और एक एटम को छोड़ के तो 1,3, बीच में दो का गैप है तो क्लास तो लेट ही शुरू हुई है, आज तो क्लास लेट शुरू हुई है। नहीं नहीं नहीं, इतना दूर तक नहीं, नो नो नो, इतना भी नहीं अलाउड है। चलो अरे अरे, तो क्या लिख रहे हो इतनी देर से? जो मैं बोल रही थी वो साथ साथ तो सब ऐसे बोल रहे थे जैसे याद ही हो गया हो। बोल तो सब साथ साथ रहे थे मजे से। नहीं ऐसे ना करो, अभी तो बहुत लड़ाई है, अभी तो पूरी ऑर्गेनिक बची है। तुम लोग ऐसे करोगे तो फर्स्ट स्टेप में ही
करेंगे करेंगे। आपको कहाँ ही पता, हो गया, नोट हो गया। गौरांगी तुम बातें ही कर लो। चलो, हो गया। बीटा एलिमिनेशन में डाल लो E2 एलिमिनेशन। E2 तो कर लो आज, थोड़ा सा तो कुछ तो काम करो नया। SN2 में तो बीटा एलिमिनेशन में E2 एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। E2 के कुछ बेसिक पॉइंट करके फिर छोड़ देंगे। E2, अरे गरिमा, बाई मॉलिक्यूलर E2 लिखा हुआ है तो क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर। जैसे SN2 था वैसे ही एक भी क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या होना चाहिए, 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, आज कैसे, it happens in presence of strong base। बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH को लिखते हैं ALC, एल्कोहलिक KOH। C2H5O माइनस, इथॉक्साइड बोलते हैं इसको, C2H5O माइनस, NaNH2, NaNH2, CH3 होल थ्राइस CO माइनस। पहला वाला बोला जाता है एल्कोहलिक KOH, दूसरे वाले को बोलोगे इथॉक्साइड आयन। सोडियम एमाइड या सोडामाइड भी बोलते हैं, सोडामाइड ना बोलो, सोडियम एमाइड बोल दो। इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। इन सब की प्रेजेंस में कौन सा एलिमिनेशन देखने को मिलेगा आपको, E2। ये किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बोलो जल्दी, कौन बोलेगा, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, सब बोल दिए, एक को बोलने को बोला था। नोट कर लिए, ये देखो बड़ा सा बेस है ना टी ब्यूटॉक्साइड, कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड पॉइंट लिखो जल्दी से। In this elimination, transition state will form rate of reaction ROR, ether लगेगा, ROR rate of reaction depends on stability of TS, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ TS के ऊपर डिपेंड करेगा। एल्कीन
फॉर्म्ड, इससे एल्कीन बनती है, एल्कीन फॉर्म्ड मेजर एंड माइनर, दो बनेगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगा और क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। और इसमें रूल जो हम अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ कहीं पढ़ाया है? किस रूल से बनाएंगे हम लोग? सेट-जेफ रूल से, जीओसी में शायद बताया, सेट-जेफ रूल से। सिक्स्थ पॉइंट लिखो, रेट जो होगा वो डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, और जो आप बेस लगा रहे हो, जो आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया था ना, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करेगा। ये सारे मेजर पॉइंट है। एंटी एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन। नोट हो गया सबका? सबका हो गया नोट पक्का? एक एग्जाम्पल लिखेंगे और बंद करेंगे। चलो एग्जाम्पल लिखेंगे ना, जल्दी से लिखिए, अल्फा बीटा करना है, जल्दी से अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अल्फा से निकालेंगे हेलोजन, टी ब्यूटॉक्साइड लगा दिया यहाँ पे, अल्फा से निकाल लिया हेलोजन और बीटा से क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन, और बीच में क्या आ जाएगा, चलो प्रोडक्ट बना दो जल्दी से। हाँ क्या, इसमें दोनों से निकलता है बीटा में, जिससे जिससे आप हेलोजन हटा रहे हो उसको तो अल्फा ही बोलोगे ना। इसमें देखो, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है वो कार्बन तो अल्फा ही कहलाता है, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा ही बोलोगे। तो एक तरीके से हमने बोला तो उसको बीटा एलिमिनेशन, लेकिन इससे हेलोजन निकलेगा और इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे वही बात कह रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड आना है तो दोनों कार्बन से चीजें निकलेंगी तभी तो डबल बॉन्ड आएगा। ऐसा थोड़ी एक से निकाल के और डबल बॉन्ड ला दोगे। दो के बीच में अगर डबल बॉन्ड लाना है तो दोनों से कुछ कुछ हटेगा तभी तो बीच में एक और बॉन्ड आएगा। इसका प्रोडक्ट बना दो जल्दी से, प्रोडक्ट का आईपैक नेम बोल दो। ध्यान से देखो, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। अपना प्रोडक्ट बनाइए कॉपी में और नाम दिखाइए जल्दी से फटाफट। दो प्रोडक्ट बन रहे हैं कि एक बन रहा है? दो बन रहा है या एक? हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन। पूरा क्यों हटाना? नहीं 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 हटाना। हेलो एल्केन से एल्कीन बनाना है, पूरा ग्रुप क्यों हटाना है? ये अल्फा है, ये बीटा है। स्टेप याद रखो, अल्फा से हेलोजन, स्टेप याद रखो, अल्फा से हेलोजन हटाओ, बीटा से हाइड्रोजन हटाओ।
ये नहीं किसी से भी अपनी मर्जी नहीं चल रही है, तो चला लो फिर सीख। अगर अपनी मर्जी चलानी है तो चला लो, फिर सीख लोगे। अगर इच्छा कर रही है तो चला लो। CS3 नहीं हटेगा। CS इतना बड़ा ग्रुप क्यों? हाइड्रोजन बेचारा गरीब आदमी पड़ा हुआ है। हम्म 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 भी तो बोल सकते थे, ब्यूटेन भी बोल सकते थे। ठीक है, क्या टाइम हुआ? तुम लोग तो 3 क्लास हो रही है, बीच में आधे घंटे का गैप ले रहे हो।